हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में आपने पता करा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी चीज है, फैक्टराइजेशन मेथड आपने करा था जिससे हम रूट निकालते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की और वर्ड प्रॉब्लम्स की, जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज बनती है। ठीक है, तो उससे पहले समझ लेते हैं कि एक बार कि हमने पिछली क्लास में क्या रिकैप करा था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बताओगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि आपके पास इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। ये पावर 2 दिखनी चाहिए, चाहे आपको किसी की भी पावर दिखे, एक्स की, वाई की, किसी की भी। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि। इस मेथड से हम क्या करते थे कि अगर आपके पास, जैसे मैं लिख दूं इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू में 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हम रूट्स निकालते थे। ठीक है, कौन से मेथड से निकालते थे? फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो आगे की एक्सरसाइज है, यानी कहने का मतलब ये आपकी जो 4.3 एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें सेम आपके पास इक्वेशन होगा और इसके जो आपको रूट्स निकालने हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज ना करके आपको यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जिसे हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको रूट निकालने हैं तो वो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, उसमें दो तीन चीजें, कॉन्सेप्ट और है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि आप रूट कैसे निकालोगे। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनको आप सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, कि आखिरकार नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। बेसिक के पेपर में क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इस क्वेश्चन का नेचर ऑफ रूट क्या होगा और रूट क्या होंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स को समझने से पहले हमें एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स को समझने से पहले हमें क्या समझना होता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लिखते हैं डी से। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसी डिस्क्रिमिनेंट यानी डी से हमें उसका नेचर पता होता है। नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो उसको आप देख के कैसे बताओगे कि इसके रूट होंगे भी या फिर नहीं होंगे। ये है नेचर ऑफ रूट्स का मतलब। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है कि आखिरकार उसके जो रूट्स होंगे आपके पास, वो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, वो है भी या फिर नहीं। और दूसरा, उसके रूट इक्वल तो नहीं होंगे, या तो रूट होगा या तो रूट नहीं होगा। और तीसरा पार्ट क्या बन जाएगा हमारे पास कि वो दोनों रूट आपस में क्या होंगे? इक्वल। इसी को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट। वो नेचर ऑफ रूट हमें पता किस चीज से चलता है? डिस्क्रिमिनेंट से। कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताना है तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। उस डिस्क्रिमिनेंट से आप फाइंड करोगे कि एक्चुअल में उसके रूट होंगे या फिर नहीं होंगे, या तो होंगे भी तो इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे। वो हम किससे पता करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है, कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके नेचर बताओ। ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर बताओ और रूट रूट फाइंड करो। तो पहले नेचर की बात करने दे। तो नेचर के लिए हमने क्या कहा अभी कि आपको डी निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये किसका निकालने का फॉर्मूला होता है? डी निकालने का फॉर्मूला। अब आपको पता है बी ए सी का मतलब, पिछली वीडियो में आपको बताया था, ए का मतलब पावर 2 के साथ, बी का मतलब पावर 1 के साथ, सी का मतलब अकेला नंबर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। बी का मतलब पावर 1 के साथ कौन है? माइनस का 4, यानी क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर, -4 इंटू। फिर ए का मतलब पावर 2 के साथ, पावर 2 के साथ हमारे पास कौन है? 4। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 4 इंटू में सी। सी अकेला नंबर, अकेला नंबर आपके पास क्या है? 1, तो यहाँ लिख दो 1। अब डी निकालो आप, यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? प्लस। 4 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 16, माइनस 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16।
तो डी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ गई 0। ठीक है, आपने वैल्यू पुट करा, डी निकाला, अब डी आपके पास क्या हो गया 0। तो इस डी की जो कंडीशन बनती है वो 3, नेचर ऑफ रूट 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे? नहीं होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, होंगे नहीं होंगे, इक्वल होंगे। वो बताएंगे कैसे? कि जब भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, ग्रेटर देन 0 का मतलब कि आंसर जाहिर सी बात 0 से जितनी भी संख्या बड़ी होगी वो सारी संख्या किस में होगी? प्लस का। कहने का मतलब डी जब भी प्लस में आएगा तो प्लस का मतलब होता है कि उसके 2 रूट होंगे, 2 मूल होंगे। ठीक है, और दोनों होंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दोनों अलग अलग होंगे। कब? 2 रूट आएंगे और दोनों अलग कब होंगे? जब डी की वैल्यू, ये जो डी है आपके पास, डी की वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव, 0 से 1 2 5 कुछ भी आ जाए, जब भी प्लस में दिखा इसका मतलब 2 रूट होंगे और दोनों कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट। ठीक, दूसरा क्या बनता है कि अगर मान लो डी की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटा। अब 0 से छोटे सारे नंबर कैसे होते हैं? माइनस के। यानी जब भी आपको अगर डी माइनस में दिखेगा इसका मतलब क्या होगा? कि इसके 2 रूट होंगे, इसके कोई रूट नहीं होंगे। डी लेस देन 0 यानी नेगेटिव का मतलब इसके कोई भी रूट नहीं होंगे। जब रूट ही नहीं है तो क्या आप कोई फॉर्मूला लगाओगे रूट निकालने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। कब? जब डी कैसा है? माइनस में। तीसरी कंडीशन क्या होती? कि जब डी की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाए? 0। तो जब भी 0 आएगा इसका मतलब ये होता है कि इक्वल रूट होंगे। इक्वल रूट कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कहता हूं पहला रूट 1 है तो दूसरा रूट भी कितना होगा? 1। पहला रूट 2 है तो दूसरा रूट भी आपके पास कितना होगा? 2। यानी दोनों रूट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको दिख रहा है कि डी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो दोनों रूट जाहिर सी बात है इक्वल होंगे। अब निकालने के लिए इसके बाद का जो फॉर्मूला है वो इक्वल के लिए क्या कहता है? कि इक्वल का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में 2a। इक्वल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? माइनस बी अपॉन में 2 है। वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? पावर 1 के साथ -4, यानी यहाँ पे -4 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4। यहां से ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4, 4 2 जो आपके पास 8, इसको डिवाइड कर दो 1/2। तो पहला रूट अगर 1/2 है, डी की वैल्यू 0 है, तो जाहिर सी बात है दूसरा रूट भी आपके पास क्या होगा? 1/2। क्यों होगा? क्योंकि 0 वाले कंडीशन में इक्वल रूट होते हैं। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि पहला रूट 1/2 और दूसरा रूट आपके पास आ जाएगा 1/2। क्यों होगा? क्योंकि डी की वैल्यू आपके पास क्या है? ठीक है, जाहिर सी बात है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब एक बार हमने 0 वाला कंडीशन कर लिया, अब एक बार कौन सा कंडीशन कर लेते हैं? प्लस वाला, क्योंकि नेगेटिव में तो आंसर ही नहीं आएगा ना, वो तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कहने का मतलब उसके रूट होंगे ही नहीं, तो रूट तो लिख लेंगे ही नहीं। बट हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? प्लस। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं प्लस के लिए। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपके पास 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू में 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स एंड ऑल्सो देयर रूट, यानी इसके नेचर बताने देन आपको रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले नेचर के लिए हम क्या निकालते हैं? डी निकालने के बाद आपका फॉर्मूला क्या होगा? b² माइनस 4ac। ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट कर दो आप। d इक्वल टू क्या हो जाएगा? b का मतलब पावर 1 के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1, यानी माइनस लगाए आगे तो -1 का स्क्वायर -4। ठीक है, ए का मतलब पावर 2 के साथ, पावर 2 के साथ कौन है? 3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? 3 इंटू में सी का मतलब अकेला नंबर, अकेला नंबर क्या आपके पास? -4, यानी यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? -4। आंसर क्या आएगा आपके पास? d इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पे देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये हो गया आपके पास 40। तो डी पूछूं तो डी आपके पास हो जाएगा 40। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो d की वैल्यू है वो आपको दिख रही है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, या फिर ऐसा समझो d की वैल्यू कैसी है? प्लस। यहाँ पे हमने क्या कहा कि जब भी d प्लस में आएगा तो प्लस में आने के बाद 2 रूट होंगे, दोनों क्या होंगे? डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग। इस डिस्टिंक्ट रूट को ही फाइंड करने के लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनता है, जिसे आप पहले फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते थे रूट, बट
अब हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इस कंडीशन में जब हम रूट निकालते हैं तो कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी जब आप द्विघात सूत्र का उपयोग करोगे। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं? रूट निकालने के लिए, इसके दो रूट निकालने के लिए अलग अलग। ठीक है, आप और भी किसी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि इस इक्वेशन के रूट बताओ, तो आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसमें नेचर बोला तो पहले नेचर निकाला, देन हम क्या निकालेंगे? रूट। बाकी सब कंडीशन के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका यूज किस लिए करते हैं? रूट्स निकालने के लिए। इससे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते थे, अब हम कौन सा मेथड लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो हमारे पास क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब यहां पे आपको पता है ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि ये वैल्यू नीचे जाके दो हो जाएगी, एक वाली वैल्यू प्लस की, एक वाली वैल्यू माइनस की। कैसे होगी अभी देखते हैं। यहाँ पे आप पहले आप वैल्यू पुट करो, माइनस है तो माइनस लगाओ, बी की वैल्यू पावर 1 के साथ क्या है? -1 प्लस माइनस रूट अंडर, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को सॉल्व करके तो ये 49 निकाला है, यानी जाहिर सी बात है इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? डायरेक्ट 49। आपने ऑलरेडी निकाल लिया, वापस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दो। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू में ए की वैल्यू, ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास पावर 2 के साथ कौन है? 3, यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3। यहां से क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट 49 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 7 अपॉन में 3 2 जा आपके पास कितना आ जाएगा? 6। अभी मैंने क्या कहा था ऊपर कि इस प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहां से आप डिफरेंशिएट कर दो, एक बार 1 प्लस 7 अपॉन में 6 लिख दो और एक बार 1 माइनस 7 अपॉन में 6 लिख लो। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 8 अपॉन में 6। ये क्या बन जाएगा आपके पास? -6 अपॉन में 6। काटना चाहो आप काट लो, 2 से कटा 4 अपॉन में, या पूरा कट गया माइनस का। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर ऑफ रूट है वो कैसा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव के दो अलग अलग रूट होंगे, पहला क्या होगा? 4/3, दूसरा क्या होगा? माइनस का। इसी को हम बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपके पास 3 नंबर का आता है पेपर में, और ये आपको पूरा यहां से लेके यहां मेथड को यूज करना। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट निकालना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम की बात करने से पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं हम, कि जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन लिखूं आपको 2x² प्लस, या फिर x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू में 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के आप रूट निकालो। तो आपके पास दो मेथड बनता है, पहला मेथड तो है फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड क्या बनता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अगर क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, देन आप फैक्टराइजेशन लगाओगे, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, बस बोला है कि रूट निकालो, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इजी मेथड पड़ता है। कैसे? देखो, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, वैल्यू पुट करो। b का मतलब पावर 1 के साथ कौन है? 7, यानी -7 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू पावर 2 के साथ कुछ नहीं, यानी क्या होगा? 1, यानी a की वैल्यू 1 इंटू c आपके पास क्या है? 10 अपॉन में 2 इंटू a क्या है? 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा? -7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 40 अपॉन में 2। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा? -7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस 40 आपके पास कितना है? 9 अपॉन में 2। इसको इधर कर लेते हैं। ये आपके पास क्या बन जाएगा कि -7 प्लस माइनस रूट 9 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 3 अपॉन में
इसके बाद क्या करते हैं, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, यानी क्या बन जाएगा ये -7 + 3/2 और -7 - 3/2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये आ गया आपके पास -4/2, ये आ गया आपके पास -10/2। तो काट लो, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी माइनस का, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का। तो हमने क्या करा कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने इस इक्वेशन के दो रूट्स निकाले, जो एक है -2 और एक है आपके पास -5। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के आप यूज कैसे करोगे। ठीक है, और भी तरीके निकालने के, फैक्टराइजेशन मेथड है, बट ये ज्यादा सफिशिएंट मेथड बनता है, एक तरीके से आप ये समझ लो। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला तो याद ही रखना है। इससे एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, जो देखा जाता है बार बार। वो क्या कहता है कि जैसे क्वेश्चन है आपके पास kx² - 4x + 2 = 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन में कहता है कि इसके इक्वल रूट है, इसके आपके पास इक्वल रूट है, और बताओ k क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इक्वल रूट है, बताओ k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, या तो k पूछेगा, p q पूछेगा, m n कुछ भी पूछेगा आपको। इस टाइप का इक्वेशन दिया होगा, हमेशा इक्वल रूट दिया होगा। तो इक्वल रूट का मतलब हमने क्या कहा था कि जब d कितना है, जब भी क्या होगा इक्वल रूट। कहने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट हैं, इसलिए देयरफॉर कि d की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 0 होगी, इक्वल रूट है। अब d निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, b² - 4ac, और इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा, 0। बस एक इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू x² के साथ कौन है, k, तो k इंटू में c अकेला नंबर 2 इक्वल टू में 0। यहां से आपके पास 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, यानी -8 के इक्वल टू में 0। 16 प्लस का इधर भेज दो माइनस, यानी -8 के इज इक्वल टू -16। इससे ये कटा, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16/8, इससे ये कटा आपके पास 2, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्वेश्चन कैसे आएगा, इक्वेशन दी होगी, बोलेगा इक्वल रूट है, बताओ k क्या होगा। सिंपल, इक्वल रूट का मतलब d0, फॉर्मूला b² - 4ac इक्वल टू में 0। वैल्यू पुट करो, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो। अब बात करते हैं हम थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम की, कि अगर मान लो आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है तो उस वर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें पहला काम होता है उसको तोड़ तोड़ के आप इजिली पढ़ो, पहले उसको अच्छे से रीड करना सीखो, देन उसके बाद उसको कंटिन्यू करो। ठीक है, क्वेश्चन है जैसे हमारे पास कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो पहले पार्ट को हमने अलग कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन में पहले पार्ट में क्या है कि रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरी एज 10 साल है और मुझसे 20 साल बड़ी मेरी मम्मी है, तो आप जाहिर सी बात क्या करोगे, 10 साल में 20 ईयर्स ऐड कर दोगे। अगर मैं यहां पे कहूं कि जो रोहन की एज है, उस रोहन की एज में क्या कहता हूं, x। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो 26 साल बड़ी है। 26 साल बड़ी का मतलब कि उनकी जो मदर है, मदर्स एज, वो रोहन से 26 साल ज्यादा होगी। 26 साल ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, x + 26। ठीक है, देन उसके बाद क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी इनके एज का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, वो कितना है 360, और मल्टीप्लाई कब है, 3 साल बाद। तो अभी मैं 10 साल का हूं, 3 साल बाद मेरी एज भी बढ़ेगी, मेरी मम्मी की एज भी बढ़ेगी। तो क्या रोहन की एज, यहां पे बोलू आफ्टर 3 years, 3 साल बाद के लिए, तो क्या रोहन की जो एज होगी वो x + 3 होगी। जो भी एज होगी उसमें 3 साल एड ऑन हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं मदर्स एज पूछूं तो आप क्या कहोगे कि इस एज में 3 साल जोड़ दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x + 29। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 साल
3 years from now will be 360, यानी 3 साल बाद का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 360। तो सिंपल इक्वेशन बना दो आप 3 साल बाद के लिए। रोहन की एज कितनी है हमारे पास x+3, इनका प्रोडक्ट मदर के साथ क्या है हमारे पास x+29, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 360, तो आप यहां पे लिख दो 360। इसको सॉल्व कर दो आप। x पहले x+29 से मल्टीप्लाई होगा, फिर +3 किससे मल्टीप्लाई होगा x+29 से, इक्वल टू में आपके पास कितना है 360। आता है आपको ये चीज करना, ब्रैकेट सॉल्व करना, यहां से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x² + 29x प्लस 3 को करेंगे 3x प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करो 27 7 6 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, एड ऑन कर लो, ठीक है, बन जाएगा x² प्लस 29 और 3, ये हो गया आपके पास 32x प्लस 87, ये प्लस से इधर आ गया इक्वल टू में, ठीक है, बन जाएगा x² प्लस 32x माइनस, इसको आप माइनस कर लो, माइनस करने पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 7 270, ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड रोहन्स एज, पहले आपने इक्वेशन बनाया देन उसके बाद आप कंटिन्यू करो। फाइंड रोहन्स एज, रोहन की एज क्या है x, यानी इसमें आप क्या लगाओगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप क्या निकालोगे x की वैल्यू, जो x की वैल्यू पॉजिटिव वाली होगी वही क्या होगी रोहन की एज। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने आता है, अभी मैंने आपको सिखाया तो इसमें आपको कंटिन्यू करना है, मैंने आपको इक्वेशन बना के दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट एक और वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है पेपर में, कॉटेज इंडस्ट्री वाला बेसिक के पेपर में खास करके। A cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day। ठीक है, तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ आर्टिकल्स ऐसे समझो, नॉर्मल कुछ आर्टिकल्स है जो प्रोड्यूस करती है एक दिन में। ठीक है, तो लेट कर लो आप, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, हमने क्या कर लिया कि जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल है उसको हमने क्या मान लिया x। देन आगे चलते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है was 3 more than twice the number of article produced on that day, यानी वो 3 ज्यादा है, 3 more than twice the number of article, twice the number of article, आर्टिकल का 2 गुने से 3 ज्यादा है ऑन दैट डे, उस दिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि कॉस्ट जो होगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल एक पर्टिकुलर डे के दिन, वो क्या कह रहा है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल x, इसका 2 गुना यानी 3 ज्यादा यानी प्लस में। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, जो टोटल प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट जो है वो आपके पास कितना है 90। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है। तो अगर मैं बात करूं कि उसका टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कब आया होगा जब हर एक, अगर मैं कहता हूं कि एक पार्ले जी बिस्किट का दाम 5 रुपए है, 10 का बताओ कितना होगा, तो 10 × 5 करोगे, यानी कॉस्ट को आप नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो नंबर आपके पास x है, कॉस्ट आपके पास क्या है 2x + 3, और उसका जो रुपीज दे रखा है वो कितना है 90, यानी यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इक्वेशन बनाना चाहो तो क्या बन जाएगा, x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x + 3 से, देन इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा 90। ऐसे आप नंबर निकालोगे, नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट से, देन आपके पास टोटल रुपीज आ जाएगा। तो यहां से ये क्या बन जाएगा 2x² + 3x इज इक्वल टू में 90। अगर मैं इसको इधर बुलाऊं तो ये क्या बन जाएगा 2x² + 3x प्लस से हो जाएगा -90 इक्वल टू में 0। ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जाहिर सी बात है आप इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, आप इसके रूट निकाल सकते हो, रूट निकाल के आपको नंबर ऑफ आर्टिकल पता चल जाएगा और आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। x पता होने के बाद आर्टिकल, इसको इसमें पुट कर दो, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इनका, सिंपल सी चीज है आपके पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया वो आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, अभी के लिए बस